कोई कवायद जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बना देना चाहिए और फिर इनके फ़ैसले जल्द भी होने चाहिए। फिर एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो कि जजों की हाई कोर्ट में तैनाती करता है और फिर हाई कोर्ट से एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में जजों को लाते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है सीनियरिटी का। वकला तंजीमों ने हड़ताल भी की, बायकॉट भी किए, एहतजाज भी किए। बहुत सारे जूनियर जजेस नीचे से ऊपर आ गए थे और ख़ास तौर पे ये जो सीनियरिटी का मामला है इसके ये तय हुआ था जो है सजाद अली शाह केस में कि जो सीनियर तरीन जज होगा वही हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगेगा और जो सीनियर तरीन जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगेगा। बाद में फिर 18वीं तरमीम आइन में की गई और ये चीज़ आइन में अब डाल दी गई। तो चीफ जस्टिस के तैनाती के लिए तो सीनियरिटी का असूल है और उसमें असूल ये लफ्ज़ के इस्तेमाल किया गया लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जायज़ ख्वाहिशात, जायज़ तवक्कुआत। यानी एक जज जो है अगर वो सीनियर मोस्ट है तो उसकी ये जो ख्वाहिश है कि उसको अब नेक्स्ट चीफ जस्टिस लगना है, इस चीफ जस्टिस के बाद अगर वो सीनियर मोस्ट है तो वो जायज़ है, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई जूनियर जज ये ख्वाहिश रखता है या ये तवक्को रखता है कि मैं सीनियर वाले को साइड पे धक्का मार के मैं ऊपर चला जाऊँ, चीफ जस्टिस बन जाऊँ, वो नाजायज़ होगी। तो आइन के अंदर जब चीफ जस्टिस के लिए ये जायज़ ख्वाहिशात और जायज़ तवक्कुआत का एक हक़ डाल दिया गया है तो फिर एक हाई कोर्ट के जज के सुप्रीम कोर्ट में जो जाने की यानी तरक्की करने की बात है तो फिर ऑब्वियसली वो भी तो इसी असूल के तहत होनी चाहिए कि सीनियर मोस्ट को ही सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अगर एक जज जो है हाई कोर्ट का वो जायज़ तवक्को करके हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लग जाता है तो ये कैसे हो सकता है कि उसका जो जूनियर जज है वो उसको उठा के ऊपर ले जाएं सुप्रीम कोर्ट में और जो चीफ जस्टिस है उस हाई कोर्ट का तो पहले तो उसकी जायज़ तवक्को और बुनियादी हक़ पूरा हो गया, तो जब उसका जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ऑब्वियसली वो फिर जो चीफ जस्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट वाले से नीचे आ जाएगा और बाद में अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो जूनियर हो जाएगा। तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी जो है वो चीफ जस्टिस की भी डिस्टर्ब होती है, जायज़ तवक्को वाला असूल। लेकिन क्योंकि आइन में ये नहीं है वाज़े किया गया कि हर चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट आएगा तो इस इबहाम का फ़ायदा जो है वो चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल जैसे और उससे पहले जस्टिस गुलजार अहमद जैसे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा जैसे लोगों ने उठाया और बहुत सारे सीनियर जजेस को जस्टिस साकिब निसार के दौर में जूनियर जजेस को फिर उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले आए, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं, जूनियर जज से ऊपर लेकर आए। अभी जो रिसेंटली हैं जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं और इसी तरह और भी दीगर जूनियर जजेस हज़रात हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। और फिर ये जूनियर जजेस हज़रात जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, जूनियर होते हैं, कम उम्र होते हैं, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आके फिर ये इंतज़ार करते हैं आराम से बैठ के कि क्योंकि यंग होते हैं कि हम भी एक दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, तो फिर वो लाइन में लग जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये मामला भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो तय करना चाहिए। और फिर रूल्स बनाना बड़ा ज़रूरी है, ये रूल्स नहीं बने अभी तक और रूल्स ये सारी ज़िम्मेदारी भी जस्टिस काजी फायज़ के अब बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन आ गई है। और फिर ये रूल्स में भी तय होना है कि वही जजों का जो नाम जुडिशल कमीशन के सामने रखा जाता है वो नाम देगा कौन। अभी तक तो चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जस्टिस साकिब निसार, उनसे ये जो जजेस थे और उससे पहले जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, ये तो मैनिपुलेट करते रहे कि नहीं यह चीफ जस्टिस का कहेंगे हम जो नाम देंगे उस पर वोटिंग होगी। ये तो ऐसा तो आइन में तो कहीं नहीं लिखा। आइन में तो लिखा है जुडिशल कमीशन तैनात करेगा, उसमें ये तो नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस नाम लेकर आएगा। तो मेरे ख्याल में ये भी रूल्स के अंदर क्लियर होना चाहिए कि जो भी जुडिशल कमीशन का मेंबर है उसके जो सीनियर मेंबर हैं या उनकी एक कमेटी हो वो नाम रखे, या हर कमीशन का मेंबर उसको यह हक़ होना चाहिए कि किसी भी जज का नाम वो कमीशन में रख सके, या तो हाई कोर्ट में तैनाती के लिए या सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए। फिर ये भी तय करना चाहिए कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रूल्स के अंदर कि जिन जजों को वो कंसिडर कर रहे हैं हाई कोर्ट में तैनाती के लिए या सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए, उनके जो असासों के गोशवारे हैं वो पब्लिक होने चाहिए, उनको डिक्लेयर होना चाहिए, उनकी कंप्लीट डिटेल हो कि ये इनके असासे हैं। ये भी कवायद में डाला जा सकता है। फिर ये भी असूली तौर पे तय करना है कि ये जो हमारी खुफिया इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, अब ये भी जजों की तैनाती में इन्होंने अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया है। और एक शिकायत ये थी कि ISI और दूसरे जो खुफिया इदारे हैं ये वकला की सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम पे उन पे वकला पे भी कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और जजों के, हाई कोर्ट के जजों के ऊपर भी कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और इनको गैर ज़रूरी तौर पे जो है इस काम पे लगा दिया गया है सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम पे।
तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में मेरे ख्याल में कमीशन को ये कवायद में डाल देना चाहिए कि कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी या सिक्योरिटी एजेंसी का ये हक़ नहीं है कि वो इन वकीलों के बारे में खुफिया रिपोर्टें करे। जब आप खुफिया रिपोर्टों का हक़ देते हैं फिर उनकी वो प्राइवेसी भी मुतासर होती है, फिर उनके वो टेलीफोन भी टेप करते हैं, फिर उनकी वीडियोज़ भी बनती हैं और फिर आपको पता है फिर इसके बाद जो कुछ होता है। तो इसलिए इनका रोल बिल्कुल निकाल देना चाहिए। हर काम में नेशनल सिक्योरिटी डाल के जो जजेज़ हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनके सामने वकला पेश होते रहे, उन्हें पता है ये वकील कैसा है, इनकी कारकर्दगी क्या है। और फिर जब एक ऑब्जेक्टिव मयार अगर आप बना रहे हैं कि भाई ये वकील जो है कितने इसने केसेस जीते हैं, कितने आइनी केसेस में बोला है, इसके जो दलाइल हैं तहरीरी, उनकी पटिशनों का मयार उन्होंने जांचना है, और कितने जो है फ्री लीगल एड सर्विस के लिए कितने किए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कितनी की है, उन सारों के पॉइंट सिस्टम क्रिएट करके इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कहाँ से आ गई कि भाई ये कोई जासूस है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो FBR वालों से रिपोर्ट मंगवा लें डायरेक्ट कि कितने पैसे इनके बैंकों में आते हैं, कितने असासे हैं, कितने इसके जो है वो, या फिर अगर कोई केस उनके ऊपर करप्शन का बना हुआ है तो नैब वालों के पास होगा रिकॉर्ड। इस पर इंटेलिजेंस एजेंसियों का रोल बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से हमारी अदालतें फिर बाद में जाके दबाव में भी आती हैं और प्रेशराइज भी होती हैं। तो इनको कवायद का हिस्सा ये ज़रूर होना चाहिए। फिर इसके बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसका एक पूरा सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, एक अलग बिल्डिंग दफ्तर होना चाहिए, जहाँ पे साल के 365 दिन जो है ये तहकीक होती रहे वकला की कारकर्दगी के ऊपर, इवन के जजों की, हाई कोर्ट के जजों की कारकर्दगी के ऊपर जिनको एलिवेट किया जाना है। तो जब वो सीनियरिटी का असूल अगर हम ले आते हैं तो उसके अंदर सीनियरिटी जो है उनकी कारकर्दगी की सीनियरिटी भी उसमें शामिल होनी चाहिए। यानी 70% अगर उम्र के हिसाब से सीनियरिटी है या जॉब की लेंथ के हिसाब से, तो कम से कम 30% जो है कारकर्दगी के हवाले से भी कि कितने केस है वकील ने फ़ाइल किए हैं, कितने जीते हैं, कितने पब्लिक इंटरेस्ट है। तो इन सारे डाटाबेस के लिए एक सेक्रेटेरिएट होना जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ज़रूरी है। तो ये सेक्रेटेरिएट भी जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इसको भी देखना होगा। फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ के चीफ जस्टिस के दौर में जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेंडिंग केसेस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो है आप तो वो 90 दिन में इलेक्शन का आएगा, जो पटिशन फाइल भी होगी। तो उसमें लगता ही है कि पहले जैसे एक असूल जिस पे खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ एतराज़ भी करते रहे कि भाई ये बेंचों की तश्कील हम ख्याल बेंच नहीं होने चाहिए, सुओ मोटो नहीं लेने चाहिए। तो फिर सुओ मोटो का जब असूल तय हो जाएगा तो फिर ये भी तय हो जाएगा कि ये 90 दिन वाली पटिशनों का क्या करना है, क्या इनको पहले हाई कोर्ट में भेजना है। और ये मेरे ख्याल में इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर जो फुल कोर्ट चाय की प्याली पे बैठेंगी तो उसके अंदर रूल्स में ये तय हो जाना चाहिए कि इस तरह की पटिशनें पहले हाई कोर्ट जानी चाहिए या नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो डायरेक्ट 1843 में आ जाते हैं और फिर अपील का हक़ ही नहीं होता। जो फरीक या गवर्नमेंट होती है लूज़ करती है या दूसरा फरीक, तो अपील होती है वो उसको कहते हैं रिव्यू है जी, रिव्यू है। रिव्यू में अपील की तरह हम नहीं सुनते। और जैसा इलेक्शन कमीशन की उन्होंने वकील को, हाँ जी खड़े बोले इसमें कौन सी एरर है बताएं, कोई नहीं है, डिस्पेस, इस तरह रिव्यू डिसाइड हो, ये अपील तो ना हुई ना। तो फिर इसलिए ये ज़रूरी है कि 1843 के जब रूल्स चाय की प्याली पे फुल कोर्ट तय कर रही होगी तो वो उसमें रूल्स में शामिल हो सकता है कि पहले हाई कोर्ट जाएँ ताकि बाद में अपील का हक़ तो मिले ना। और ये जो स्टे ऑर्डर करके फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जुडिशल इंजीनियरिंग, इस तरह की हरकतें आप कम से कम बंद होनी चाहिए। और फिर अगर कोई बहुत अहम केस हाई कोर्ट से भी ऊपर आता है, आइनी केस है जैसा कि इलेक्शन का केस है, तो फिर फुल कोर्ट बैठनी चाहिए। ये भी एक असूल तय कर लें, फिर सारे जजेस बैठ के करें। फिर जस्टिस बंदयाल की तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ को ये नहीं चाहिए अपने साथ 2 जज बैठा के तो पूरे की पूरी पार्लियामेंट का कानून सस्पेंड कर दिया, उड़ा दिया और इलेक्शन जो है उसकी तारीख दे दी। इस तरह नहीं, फिर अगर ऐसे काम अहम तरीन काम होने तो फिर फुल कोर्ट बैठे, इसके ऊपर कोई मामला तय हो जाने चाहिए। फिर दूसरा जो अहम केसेस आ रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो अदालती कत्ल जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी 2011-12 में आसिफ ज़रदारी की हुकूमत ने एक सदारती रेफरेंस दायर किया था कि सुप्रीम कोर्ट बताए कि 1979 में जो भुट्टो को फांसी दी गई थी वो फांसी दुरुस्त थी या नहीं। तो उसका आज तक किसी ने उस केस को नहीं छेड़ा और उसको अदालती कत्ल के तौर पे याद करते हैं। और भुट्टो की फांसी वाले फैसले का कोई वकील, कोई जज हवाला ना सुनता है ना लिख देता है, लेकिन क्या है कि अपना फ़ैसला तारीख़ को दुरुस्त करने से सारे भाग रहे। तो इस हवाले से इस केस के ऊपर भी कोई हतमी फ़ैसला होना चाहिए। और फिर ऑब्वियसली वो जो 63A का एक वो जो फ़ैसला हुआ था कि जनाब जो मुनहरफ रुकन है वो पार्टी की
हदायत के मुखालिफ वोट देगा उसकी वोट ही शुमार ना करे। हालांकि आइन में सिर्फ लिखा था वो डी सीट हो जाएगा। आइन के अंदर जैसे उमता बंदयाल जैसे एजाजुल एहसन और जैसे इन लोगों ने, मुनीब अख्तर ने 3 जज में बैठ के कह दिया नहीं जी आइन के मतलब वोट ही शुमार ना हो, जिसकी वजह से वो हुकूमत पंजाब में तब्दील होगी, PTI की हुकूमत आ गई। इस तरह की जुडिशल इंजीनियरिंग जो है उससे बचने के लिए ये जो 63 की जो गलत तशरीयाँ आइन की हुई हैं, इनको भी एक फुल कोर्ट के ज़रिए इस तरह के अहम कौमी आइनी मामलात के ऊपर एक बार फिर गौर करना ज़रूरी होगा। और ख़ास तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो चीज़ें आई हैं, मेरे ख्याल में अगर उनको मनोवन लागू किया जाए तो उसमें आइनी तौर पे भी ये तमाम फ़ैसले जो हैं इनको दोबारा गौर किया जा सकता है। फिर एक अहम फैज़ाबाद धरना केस भी है। ऑब्वियसली वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वो जजमेंट तहरीर की थी जिसमें उस वक्त के DGSPR जनरल आसिफ गफूर को कहा गया था कि उन्होंने सियासी बयान दिए। फिर हुक्म दिया गया था कि फ़ौज जो है अपने अंदर जो सियासत में मुलव्वस लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। उसके ऊपर रिव्यू भी अभी पेंडिंग है। अब देखना ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ऑथर जज थे, ऑब्वियसली रिव्यू में तो वो सुनते हैं, लेकिन अब इस तरह के मामलात के ऊपर जो है सुओ मोटो के ऊपर अब अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बहाल होता है तो ऑब्वियसली उस पर फिर लार्जर बेंच भी बन सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है अपने साथ एक जज बिठा के इस रिव्यू को सुने, लार्जर बेंच बिठा के सुने, जो भी फ़ैसला हो उस पर छोड़ दें। फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जेल पटिशन जो हैं बहुत सारी पेंडिंग हैं, लोग जेलों में बंद पड़े हैं। ज़मानतों की पटिशन टाइम पे लगती नहीं आम लोगों की, इमरान खान की फ़ौरन अगले रोज़ लग जाती थी। तो इसके हवाले से भी कोई पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए। और इस हवाले से नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी भी है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान भी बैठते हैं, तो उस पर भी। फिर गरीब लोगों के लिए जो फ्री लीगल एड सर्विस है इसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान बार कौंसिल में एक दफ्तर बना हुआ है, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि फ्री लीगल एड क्या है, तो उसकी बाकायदा प्रॉपर तशहीर होनी चाहिए। और ये सिर्फ रेड जोन सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में दफ्तर बना के अपनी मकसद बैठना नहीं है, इनको हाई कोर्टों में भी एक्टिव होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पर फ्री लीगल एड सर्विस के सेल को एक्टिव होना चाहिए और मुतलका हाई कोर्ट से इनको इंश्योर करना चाहिए कि जो मुतलका सूबाई बार कौंसलें हैं ये फ्री लीगल एड सर्विस जो है उसको प्रॉपर्ली एक्टिवेट करें। फिर बार कौंसल वकला के अपने जो रवैये हैं माशाल्लाह से उनका डिसिप्लिन भी ऐसा ही है। जो बार कौंसल एक्ट है उसमें वकला के ख़िलाफ़ शहरियों की शिकायत सुनने के लिए डिसिप्लिनरी ट्राइब्यूनल है, इसका भी एक जज सरबराह होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी का एक जज है जो पाकिस्तान बार कौंसिल का डिसिप्लिनरी ट्राइब्यूनल है, और सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते ही नहीं है, डिसिप्लिनरी ट्राइब्यूनल की मीटिंग ही नहीं होती और वो ओपन भी नहीं होती। शहरियों को पता ही नहीं होता क्या अंदर से गिव एंड टेक हुआ है। वो बेचारे शहरी शिकायत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज वकीलों के खिलाफ फैसले नहीं देते डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल में। ख़ास तौर पर कोई वकला अहदेदार हों तो उनकी कोई पता ही नहीं चलता क्या हेयरिंग होती है इनमें, क्योंकि ये ओपन होती नहीं है। ट्राइब्यूनल ओपन होनी चाहिए, वकील कोई आसमान से उतरें कि उनके खिलाफ अगर जजों ने अपना वो बनाया हुआ है जनाब के नहीं हमारी जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग जो है वो ओपन नहीं होनी चाहिए। एवं वकील भी जो है माशाल्लाह से ये देवता बन गए हैं कि जी हमारे खिलाफ शिकायत भी ओपन नहीं होनी चाहिए। ओपन कोर्ट में डिसिप्लिन ट्रिब्यूनल लगे ताकि लोगों को पता चले कि उनके राइट्स क्या हैं, वकला के ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, एप्लीकेशन क्या हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं डिसिप्लिन ट्रिब्यूनल के जो भी होते हैं वो ट्रिब्यूनल की मीटिंग नहीं होती है तो बस बंद कमरे में आपस में मिल मिला के मामला तय हो जाते हैं। शहरी बेचारा जो है वो तमाशा देख रहा होता है। इसी तरह डिसिप्लिनरी कमेटीज़ जो हैं उनका भी सरबराह सुप्रीम कोर्ट या जज होता है। हाई कोर्ट में जो कमेटीज़ हैं सूबाई बार कौंसलों की उनका सरबराह हाई कोर्ट के जज होते हैं। ये लोग बैठते ही नहीं हैं कहीं कि अच्छा फिर अपनी कोई एनुअल रिपोर्ट नहीं है बार कौंसिल की परफॉर्मेंस की। बार कौंसिल की परफॉर्मेंस जो है बार कौंसिल एक्ट है उसके तहत उन्हें सालाना रिपोर्ट देनी होती है, वो कोई एनुअल रिपोर्ट ही नहीं है। लोगों को पता चले कि कितने वकीलों के खिलाफ शिकायतें आई, उनके खिलाफ क्या फ़ैसले हुए, वेबसाइट पर डाले बार कौंसिल। हर कोई जो है वो मुकद्दस गाय बनी हुई है। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समझते हैं कि उन्होंने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है तो इन चीज़ों को एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी होगा। फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग ख़ास तौर पे वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं आती। वो बेचारे लोग कोई मेट्रो से पैदल चल के आ रहा होता है, कोई सरीना से पैदल चल के, कोई शटल सर्विस आई नहीं। अब आपने सुप्रीम कोर्ट रेड जोन में बनाई दी है तो कम से कम मेट्रो से फ्री शटल सर्विस CDA को चलानी चाहिए कि जो सिर्फ शरह दस्तूर पे ऐसे चलती रहे। और उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर बहुत सारे लोगों को गाड़ियों में आने की बजाय ये शटल सर्विस ऐसे रूट पे चलती रहे कि लोग जो है अपनी गाड़ियाँ रेड जोन से बेशक बाहर खड़ी करें। तो वो सिक्योरिटी का इशू भी हल। और सुप्रीम कोर्ट में जो बेचारे गरीब लोग आते हैं वो धक्के खा के पैदल चल रहे होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, और कोई ऐसी सुप्रीम कोर्ट में
सर्विस नहीं है जो उनको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकें। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, व्हील चेयर रैम्प्स नहीं हैं, जो बेंच नंबर 2, 3, 4 और 5 हैं, कोई गरीब आदमी व्हील चेयर पर माजूर आ जाए तो वो इन बेंच नंबर 2, 3, 4 और 5 तक जा ही नहीं सकती व्हील चेयर। और ये इसकी वजह ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ्रंट गेट है वो सिर्फ दिखावे का केक पीस है, और दरवाज़ा बंद किया हुआ है, ऊपर लिखा है फाकुम बैन नास है, मतलब कि लोगों में अदल करो, और वो दरवाज़ा बंद रहता है, इतनी खूबसूरत है, दरवाज़ा बंद है। और वो रैंप स्पेशली गाड़ी का बना हुआ है, वो सिर्फ दिखावे का रैंप है, उसको ओपन कर दें। पब्लिक जो है वो फ्रंट गेट पे जो शारे दस्तूर पे बड़ी सीढ़ियाँ हैं फ्रंट पे, वहाँ से क्यों नहीं ऊपर जा सकती? फिर जो गाड़ियों का रैंप है वहाँ से पब्लिक क्यों नहीं आ जा सकती? वो सिर्फ दिखावे के लिए, खूबसूरती के लिए बिल्डिंग बनी है, लोगों के इस्तेमाल के लिए बनी है। तो मेन गेट, फ्रंट गेट को ओपन करना चाहिए, लोग शारे दस्तूर से शटल सर्विस से उतरें, और अगर व्हील चेयर पे तो उधर रैंप से लेफ़्ट या राइट से, जजेस का माशाल्लाह से VIP रास्ता बना हुआ है, वहाँ से तरफ जजेस जा सकते हैं। और यहाँ से जो है वो आवाम का रास्ता जो है उधर भी बैरियर लगे हुए हैं जी, आवाम बाहर से जाए और फिर अंदर भी करके जाए। कोई माजूर आदमी जो है अंदर व्हील चेयर ले जाना भी उसके लिए मुसीबत बन जाती है। तो वो मेन गेट खोलें, सामने खूबसूरती जो है उस बिल्डिंग की वो मरकज़ी दरवाज़े के खुलने में है, यानी उस बिल्डिंग के मरकज़ी दरवाजे से लोग जा रहे हैं। जजेस जो है वो बैक डोर से जाते हैं, और आवाम जो है राइट से एक अप्रोच बनाई हुई जाती है, और मेन गेट बंद पड़ा है जी, क्या है जी? सिक्योरिटी है। तो बहरहाल जी कोर्ट रूम के अंदर जो ऑडियो सिस्टम है उसका भी बड़ा ही एक मसला है और जो स्पीकर्स हैं वो मेरे ख़्याल में मुख्तलिफ़ जगहों पे अवेलेबल होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जर्नलिस्टों को फैसिलिटेट करना चाहिए। जो प्रेस रूम है वहाँ पे, और हर कोर्ट रूम का एक स्पीकर की ऑडियो की एक्सेस हो के वो वहाँ पे भी सुन सकते हैं कि फ़लाँ कोर्ट रूम में क्या बहस हो रही है। और इसलिए है कि अब इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स होती हैं बहुत सारे केसेस में, तो यहाँ पे भी लाइव स्ट्रीमिंग कर दें ताकि लोग कमरा अदालत में झमघट्टा ना बनाएं और जर्नलिस्टों को भी आसानी हो। और जो गेस्ट की गैलरी है, जो ऊपर गेस्ट की गैलरी है, वो तो बंद ही रहती है, उधर तो कुछ भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में के ऊपर एतबार पैदा करने के लिए जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके लिए उनको एक्सेस दें रेगुलरली। कोरोना ख़त्म हो गया, सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बहुत बेहतर है। और सबसे अहम ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो म्यूज़ियम बना हुआ है ना, वो म्यूज़ियम बिल्कुल इस सरकारी मुताले पाकिस्तान वाला म्यूज़ियम है। यानी जिन लोगों ने हमारे इस मुल्क को तोड़ने में गंदा रोल प्ले किया, जिन्होंने भुट्टो को अदालती कत्ल किया, जिन जजों ने, जिन चीफ जस्टिस साहिबान ने, उनकी भी तस्वीरें हीरो बना के म्यूज़ियम में लगाई हुई हैं, और कोई एक्सप्लेनेशन नीचे नहीं दी कि इस बंदे का गंदा किरदार था या अच्छा किरदार था। तो म्यूज़ियम के अंदर भी कम से कम इस तरीके से म्यूज़ियम की तरतीब दी जाए ताकि नौजवान नस्ल को पता चले कि सुप्रीम कोर्ट के, हमारी अदालतों के म्यूज़ियम के अंदर जो तस्वीर हैं उसमें किस जज ने क्या रोल प्ले किया था। एक ऑडियो सिस्टम हो, स्कूल के बच्चों के लिए अलहदा से एक टेप चले वहाँ पे हर तस्वीर और हर चीज़ के साथ, और जो एडवांस जो बाहर के लोग हैं उनके लिए अलग से एक डिस्कशन हो, लैंग्वेज की सिंप्लिसिटी हो। लेकिन म्यूज़ियम जो है उसको मुताला पाकिस्तान की सरकारी निसाब ना बनाए, उसको हक और सच की बात कहें। वहाँ पे जर्नलों की दस्तखतशुदा डोनेशन रखी हुई हैं डैम फंड के लिए, तस्वीरें रखी हैं। जनरल कमर जो है बाजवा की साकिब निसार के साथ तस्वीर है उस म्यूज़ियम में। शर्म का मुकाम है कि वहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर जो है जर्नलों के लेटर रखे हुए हैं, और भुट्टो को जो फांसी दी गई है वो फैसला भी रख दिया। ये नहीं लिखा कि ये अदालती कत्ल था, क्या था, इसको कैसे याद किया जाता है। मतलब वो बस तस्वीरें रख दी, किताबें रख दी, म्यूज़ियम मान गए, और अपने गंदे कपड़े और चोगे और शेरवानियाँ रखी हुई हैं। ये फ़लाँ जात की टोपी है, फ़लाँ जात की है। और भाई जजों ने किया क्या है? उनकी टोपियाँ और शेरवानियाँ रखी हुई हैं। आप ये लिख के रखें कि इस जज ने किया क्या है, इसके कारनामे क्या थे, क्यों हमारा मुल्क टूटा, क्यों भुट्टो को फांसी हुई, क्यों नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं आज तक हमारा निज़ाम, क्यों 56,000 केसेस पेंडिंग हैं इन लोगों की वजह से जो माजी में गुजर गए यहाँ से। तो म्यूज़ियम की तारीख को भी दुरुस्त करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। आखिर में कहूँगा कि चीफ जस्टिस जो होता है वो बहुत से इदारों का सरबराह भी होता है। मेरे ख्याल में अब चीफ जस्टिस को अपने
सुप्रीम कोर्ट पे तवज्जो देनी चाहिए तमाम इदारों से, मासवा जो आइनी उनकी ज़िम्मेदारी है। मसलन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि जजों के ख़िलाफ़ कंप्लेंट सुनती है, वो आइन में है कि चीफ़ जस्टिस सरबराह है, उसकी सरबराही करें। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जजों की तैनाती करता है, वो आइन में लिखा है कि सरबराह है, वो कर दें। अब ये दूसरे जो इदारे बने, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी हैं, वो भी, उसका भी चेयरमैन है, लॉ एंड जस्टिस कमीशन। भाई आप किसी और बैरिस्टर को, कानूनदान को इन इदारों का चेयरमैन बनाएं, जैसे लॉ एंड जस्टिस कमीशन है, इसके अंदर भी चीफ जस्टिस सरबराह बना दिया, और टाइम ही नहीं होता, कभी मीटिंग नहीं होती, और लॉ एंड जस्टिस कमीशन की पूरी बिल्डिंग है, फ्लोर है। तो आप किसी इंडिपेंडेंट कानूनदान को बना दें ताकि वो रिसर्च करें, 24 घंटे उसका सरबराह अवेलेबल हो और उसका टारगेट्स हो, उसको असाइन जो किया जाए अदालतों की तरफ से, हुकूमतों की तरफ से, रिसर्च करें जस्टिस सिस्टम कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस का डाल दिया उसको जी, चीफ जस्टिस को। फिर जो अंदर जो जुडिशल फेडरल जुडिशल एकेडमी है एक बनी, उसका भी सरबराह पैटर्न इन चीफ जो है, चेयरमैन बोर्ड चीफ जस्टिस। और भाई उस एकेडमी का किसी को प्रोफेशनल उस पर बनाएं, उसको डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन बनाएं वहाँ पे, और फुल टाइम को उसको चेयर दें चीफ जस्टिस को, उससे भी हटना चाहिए असूली तौर पे। अल मीज़ान फाउंडेशन के सरबराह भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजों की कमेटियाँ बनी हुई हैं, और ख़ास तौर पे जो ये जो रवश चल पड़ी है कि वकला की सोसाइटी अगर बन रही है हाउसिंग की, उसमें भी जज को डाल देते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को CDO को डराने के लिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री को डराने के लिए, FIA को डराने के लिए, यानी कि हाउसिंग सोसाइटी में फ्रॉड हो जाए तो किसी इदारे को ज़रूरत ना हो कि आवाम का पैसा अगर डूब गया उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है वो बिल्डिंग कमेटी का मेंबर है, वो हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका मेंबर है, उसके दस्तखतों से CDA को लेटर जा रहे होते हैं। इंतहाई शर्मनाक है। तो मेरे ख्याल में जजों को इस तरह की सोसाइटियाँ, चाहे वो वकला की हैं, चाहे वो जजों की हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज़ की हैं, एक तो इनके दफातर भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकालने चाहिए। प्राइवेट जगहों पे कमर्शियल एंटरप्राइजेज़ हैं, कमर्शियली रेंट पे जाके रहे, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में ये नहीं होना चाहिए कमर्शियल एक्टिविटी। और दूसरा, जजों को इन किस्म की हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने अंगूठे नहीं लगाने चाहिए, मोहरे नहीं लगाने चाहिए। तो ये सारे रिफॉर्म्स हैं और ये सारे चैलेंजेस हैं, और वक्त जारी बात है 1 साल 2 महीने या 1 महीना कितना टाइम होता है, मगर कम से कम ये अदराक ज़रूर होना चाहिए कि ये चैलेंजेस हैं। और अगर जो चीफ जस्टिस है इनमें से 50% फ़ैसले तो वो एक दिन में कर सकता है, क्योंकि ये फ़ैसले उसने ख़ुद करने हैं। जहाँ तक फुल कोर्ट का ताल्लुक है, जो दरख्वास्तों के मामलात हैं वो ऑब्वियसली फिर उसको मशावरत से करना है, और उसके लिए फुल कोर्ट और उसके कवायद में तरमीम बहुत ज़रूरी होंगी। तो देखें जी, हमारी दुआ है कि नए चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी जो है वो उसमें कामयाब हों, और मीडिया जो है वो अपना किरदार ज़रूर अदा करता रहेगा। मीडिया ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को, लॉयर्स मूवमेंट में मीडिया का बड़ा अहम किरदार था, और शायद उस किरदार की वजह से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की आदतें ख़राब हो गई थी माज़रत के साथ। वो जिस तरीके से ऑब्जर्वेशनें और तकरीरें कोर्ट रूम में करते थे, उसमें मीडिया का बड़ा रोल था। तो तवक्को यही है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो है वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी नहीं बनेंगे, और वो ऑब्ज़र्वेशन और रिमार्क्स से हट के अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलेंगे, ताकि फ़रीक़ैन का मीडिया ट्रायल ना हो बल्कि उनको इंसाफ मिले। मतियुल्लाह जान, MJ TV से इतने, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।